हाय गाइस, माई सेल्फ सुमित कुमार और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम देखेंगे अम्ल एवं क्षार का दूसरा भाग। हमने पहले भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अम्ल एवं क्षार के पहले भाग पर एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, जिसमें हमने अम्ल एवं क्षार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दी तथा अरेनियस की थ्योरी को समझाया है। हमने उसमें लास्ट में देखा था कि अरेनियस के थ्योरी में कुछ कमियां भी हैं, जिनको दूर करने के लिए अन्य वैज्ञानिक ने कुछ अपना अपना कॉन्सेप्ट या धारणा दी। आज हम उनमें से एक धारणा ब्रोंस्टेड तथा लोरी की धारणा देखेंगे। सन 1923 में ब्रोंस्टेड तथा लोरी ने अम्ल तथा क्षारकों के लिए अधिक विस्तृत परिभाषा प्रस्तावित किया। अर्थात जो पहले परिभाषा था उसमें हम देखते थे कि कुछ कमियां होने के कारण कुछ अम्लों तथा क्षारों को परिभाषित नहीं किया जा सकता था। इसी को देखते हुए ब्रोंस्टेड तथा लोरी ने अपना एक अलग कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उन्होंने अम्ल तथा क्षारकों को विस्तृत रूप से परिभाषित किया। तो देखते हैं उनके अनुसार, वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं अम्ल कहलाते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ जो किसी भी अन्य पदार्थ को अपना हाइड्रोजन देते हैं, अर्थात अपना हाइड्रोजन त्याग कर देते हैं, ऐसे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। अर्थात वे पदार्थ प्रोटॉन दाता होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे HCl। HCl में HCl H+ आयन देकर एक अम्ल की भांति क्रिया प्रदर्शित करता है तथा जो कैट आयन होते हैं, जिनमें प्लस चार्ज होते हैं, वे भी अपना हाइड्रोजन त्याग कर एक अम्ल की भांति क्रिया प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार हम एनायनिक में भी देखते हैं कि माइनस चार्ज वाले कंपाउंड भी अपना हाइड्रोजन त्याग कर देते हैं। अब इसी प्रकार हम देखते हैं कि क्षार किन पदार्थों को कहा जाता है। तो वे पदार्थ जो अन्य पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण कर सकते हैं क्षार कहलाते हैं। अर्थात क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि अन्य पदार्थ से हाइड्रोजन आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात वे प्रोटॉन ग्राही होते हैं। ऐसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं C5H5N। यदि यह किसी हाइड्रोजन को ग्रहण करता है तो यह आसानी से एक क्षार पदार्थ बनाता है। इसी प्रकार कैट आयन में भी हाइड्रोजन आसानी से ग्रहण कर लेता है और एन आयन में भी। अब हम देखते हैं कि संयुग्मिक अम्ल क्षार युग्म क्या होता है। तो इसी में आगे ब्रोंस्टेड तथा लोरी ने यह भी बताया कि संयुग्मिक अम्ल क्षार युग्म क्या है। तो देखते हैं, जब कोई अम्ल प्रोटॉन देता है तो उसके शेष भाग में प्रोटॉन स्वीकार करने की प्रवृत्ति आ जाती है। अर्थात जब कोई पदार्थ अपने प्रोटॉन को दान कर देता है तो उसमें जो शेष पदार्थ अर्थात शेष भाग जो बचता है, उसमें एक प्रवृत्ति आ जाती है जो कि यह होती है कि वह किसी भी प्रोटॉन को आसानी से दान कर देता है, आसानी से ग्रहण कर सकता है, क्योंकि उसमें से एक प्रोटॉन बाहर निकला होता है। अर्थात उसमें एक जगह खाली हुआ होता है, जिसके कारण वह किसी भी पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है। अर्थात वह जो शेष होता है वह एक क्षार की भांति व्यवहार करने लगता है। जैसे हम उदाहरण में देखते हैं कि जो HCl है, उसमें जब HCl H+ आयन प्रोटॉन के रूप में दान कर देता है, जो Cl- आयन होता है वह एक क्षार की भांति क्रिया करता है, जिससे वह आसानी से फिर H+ आयन ग्रहण कर वापस HCl बना सकता है। अब आगे देखते हैं कि प्रत्येक अम्ल के प्रोटॉन त्यागने में जो क्षारक बनता है वह उसका अम्ल का संयुग्मी क्षार होता है। अर्थात जो प्रत्येक अम्ल होगा, इसमें जो प्रोटॉन त्यागने के पश्चात जो क्षार बचेगा, वह यह जो क्षार है, यह क्षार इस अम्ल का संयुग्मी क्षार कहलाएगा। तथा जो अम्ल बाकी होगा, अर्थात यह अम्ल इस क्षार का संयुग्मी अम्ल कहलाएगा।
जैसे इसमें देखते हैं प्रत्येक अम्ल के प्रोटॉन त्यागने से जो क्षार बनता है वह उस अम्ल का संयुग्मी क्षार कहलाता है तथा अम्ल उसका संयुग्मी अम्ल कहलाता है। जैसे जैसे हमने बताया कि यदि इस क्रिया में HCl एक अम्ल है जो कि हाइड्रोजन अर्थात प्रोटॉन दान कर देता है, तब इसमें जो शेष बचता है Cl माइनस, वह एक क्षार के रूप में के भांति क्रिया प्रदर्शित करता है। तब यह क्षार इस अम्ल का संयुग्मी क्षार कहलाता है तथा यह अम्ल इस क्षार का संयुग्मी अम्ल कहलाता है। जैसे हम एक और उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि जो HCl और जब HCl और H2O की क्रिया कराई जाती है, इस क्रिया में HCl एक अम्ल तथा H2O एक क्षार के रूप में लिया गया है। जब हम इन दोनों की क्रिया कराते हैं तो HCl हाइड्रोजन दान कर देता है तथा उसी को H2O ग्रहण कर देता है, जिससे H2O H3O बनाता है जो कि एक अम्ल है तथा HCl में जो शेष बाकी होता है वह एक क्षार की भांति कार्य करता है। अर्थात यह जो अम्ल हुआ यह इस क्षार का संयुग्मी अम्ल कहलाएगा तथा यह क्षार जो है यह इस अम्ल का संयुग्मी क्षार कहलाएगा। अब हम देखते हैं आगे। तो आगे ब्रॉन्स्टन तथा लोरी ने यह बताया कि उभय प्रोटीनिक पदार्थ क्या होती है। जैसे कि हम जानते हैं उभय का मतलब होता है कि जो दोनों प्रकार के लक्षण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात जिनमें क्षार तथा अम्ल दोनों की प्रवृत्ति होगी, ऐसे पदार्थ उभय प्रोटीनिक पदार्थ कहलाएंगे। जैसे कि जल, इसमें सबसे पहले लिया गया है जल को। जल एक प्रोटीन दे भी सकता है तथा प्रोटीन ग्रहण भी कर सकता है, अर्थात यह अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रकार के लक्षण प्रदर्शित करता है। कभी यह एसिड की भांति तो कभी यह बेस, अर्थात कभी यह अम्ल की तरह या तो कभी यह क्षार की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। जैसे हम उदाहरण में देखेंगे कि जब H2O को H+ आयन के साथ, जब जल की क्रिया H+ आयन अर्थात प्रोटॉन से किया जाता है, तब यह जल प्रोटॉन को ग्रहण कर H3O बनाता है। अर्थात इस स्थिति में यह जल क्षार की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन अर्थात प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है, अर्थात यह प्रोटॉन ग्राही होगा, जिसका मतलब है कि ब्रॉन्स्टेड तथा लोरी के अनुसार यह क्षार है। इसी प्रकार जब हम जल की क्रिया जल H2O से कराते हैं तो इस स्थिति में यह H2O अपना एक H+ आयन डोनेट कर देता है तथा H3O और OH- आयन बनाता है। इस परिस्थिति में H2O अपना एक H+ आयन डोनेट कर रहा है, अर्थात यह अम्ल की भांति व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। मतलब कि जल एक ऐसा पदार्थ है जो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है। कभी यह क्षार की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है तो कभी यह अम्ल की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। अब हम देखते हैं कि ब्रॉन्स्टेड और लोरी की धारणा का महत्व क्या है। तो सबसे पहले यह सिद्धांत अरेनियस धारणा से अधिक विस्तृत है। ब्रॉन्स्टेड तथा लोरी का जो सिद्धांत है यह अरेनियस के सिद्धांत के जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए बनाया गया था, अर्थात यह उनसे अधिक विस्तृत है क्योंकि यह अम्ल तथा क्षार के प्रोटॉन के आधार पर परिभाषित करता है। चूँकि हमने जब पहले देखा था कि अरेनियस के जो धारणा था वह हाइड्रोजन आयन के आधार पर अम्ल तथा क्षार को परिभाषित करता था, जो कि सिर्फ जलीय विलयन के लिए सही था, परंतु यह धारणा उनके प्रोटॉन के दान करने तथा ग्रहण करने के आधार पर अम्ल तथा क्षार को परिभाषित करता है, जिससे यह अरेनियस के सिद्धांत से अधिक विस्तृत होता है। तथा दूसरा देखते हैं कि यह धारणा जल के अतिरिक्त अन्य प्रोटीनी विलायकों जैसे द्रव, अमोनिया, HCN आदि के लिए भी उपयुक्त है।
अर्थात यह सिर्फ जल के लिए ही नहीं, अन्य अन्य विलायकों जैसे कि द्रव्य अमोनिया हो गया, HCN हो गया आदि कुछ इस प्रकार के प्रोटीनी विलायकें होते हैं, उनके लिए भी उपयुक्त होता है। जिस प्रकार अर्नियस की कुछ सीमाएं थी, उसी प्रकार ब्रोंस्टेड और लोरी की धारणा की भी कुछ सीमाएं हैं, जिनको हम अभी देखते हैं। सो अब देखते हैं कि ब्रोंस्टेड और लोरी की जो धारणा है उसकी क्या सीमाएं हैं। तो यह धारणा प्रोटॉन के आदान प्रदान पर अधिक बल देता है। अर्थात हमने पढ़ा कि जो ब्रोंस्टेड तथा लोरी की धारणा है वह मुख्यतः पदार्थ में प्रोटॉन के आदान या प्रदान पर अत्यधिक आश्रित है, परंतु कुछ ऐसे भी अम्ल और क्षार हैं जो कि ऐसी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं जिनमें प्रोटॉन का कोई महत्व ही नहीं होता है। अर्थात ऐसे अभिक्रियाएं भी होती हैं जिनमें प्रोटॉन का आदान प्रदान होता ही नहीं है। तो ऐसे अभिक्रियाओं को ब्रोंस्टेड और लोरी की धारणा के आधार पर हम नहीं पता लगा सकते हैं कौन सा अम्ल और कौन सा क्षार है। इसी प्रकार एप्रोटिक यौगिक होते हैं जैसे AlCl3, BF3, जिंक Cl2 आदि कुछ ऐसे अम्ल होते हैं और ऐसे क्षार होते हैं जिनकी व्याख्या यह धारणा नहीं कर पाता। सो गाइस, आज के लिए इतना ही और हम मिलते हैं अगले क्लास में और हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। सो गाइस, आई होप आप सबको सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू।